कंडीशन जो मैं पहले ही पढ़ा रहा हूँ छोटी सी, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल अभी और बढ़ाएंगे हम इसी में। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कंडीशन। फॉर्मूला तो एक सिंपल हमें डायरेक्ट ही पढ़ना है, उसका न्यूमेरिकल में यूज़ करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंटली मैं इसको ले रहा हूँ। हमने पिछली क्लास में जो फॉर्मूले पढ़े थे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, उन्हीं फॉर्मूलों को थोड़ा सा अलग टर्म्स में मैं ले जाके बात करूँगा। तो हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला निकाला था, R इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू इंटू एल बाई ए। तो ये हमारा क्या था, रजिस्टिविटी था, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। तो R इक्वल टू रो एल बाई ए के अकॉर्डेंस में था। अब यदि इस फॉर्मूले को एक बार और डिस्कस करें, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस कराया था कि इसका मीनिंग क्या है, तो हमें कुछ फॉर्मूला का आधार मिल जाता है। इस फॉर्मूले में m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट है ही है। बचे दो आइटम n और टो। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में n की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। टेम्परेचर वगैरह बहुत बढ़ाएं तो भी नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है, यानी इसको हम एब्सोल्यूट कांस्टेंट की तरह डील कर सकते हैं। फर्क आता है टो में। क्यों आएगा ये फर्क, और एन का फर्क लेना है तो कब लेना है, ये दो तीन बातें हमें डिस्कस करनी है। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए एन और एन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जब मटेरियल बदलेगा तो एन की वैल्यू भी बदल जाएगी। कॉपर में इसकी वैल्यू अलग होगी, आयरन में अलग होगी, गोल्ड में अलग होगी, सब में अलग अलग होगी। तो इसलिए रजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, बट फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल कांस्टेंट होती है। फिर ध्यान से समझना है, रजिस्टिविटी के लिए मैं बात कह रहा हूँ, नॉट फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, इट रिमेन्स सेम फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। अब यहीं पे पेंच शुरू हो जाता है। हमें कहा इट रिमेन्स सेम फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। यहाँ पर पेंच क्या है सिचुएशन में, अंडर गिवन कंडीशंस ओनली। गिवन कंडीशंस क्या है, एक नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम, यानी टेम्परेचर वगैरह में हम बहुत ज़्यादा चेंज ले आएंगे, जो वायर है हमारा उसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कराने लगेंगे, तब जाके रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। और ये कंसेप्ट को हमने डिटेल से पढ़ा था जब ओम्स लॉ की बात कर रहे थे। आपको ध्यान आना चाहिए, ओम्स लॉ पढ़ते वक्त हमने एक डायग्राम ग्राफ बनाया था, जिसमें हमने कहा था ये वी ग्राफ में है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक लेवल के बाद ये थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाता है, स्ट्रेट नहीं रहता। ये रेंज कहलाई थी नॉन ओमिक रेंज। ये नॉन ओमिक रेंज जो है वो यही है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हुआ यानी कि रजिस्टिविटी चेंज हुई। ये चीज़ को हमने पिछली क्लास में रेजिस्टेंस के टर्म में पढ़ा था। आज उसी कंसेप्ट को मैं रजिस्टिविटी के टर्म में आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया, इफ टेम्परेचर चेंज इज लार्ज, if temperature change is large, then resistivity can change। रेजिस्टेंस ही नहीं, रेजिस्टिविटी भी बदल सकती है, ये भी एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं रहती। ये पॉइंट हमें समझना है, और इसी पॉइंट से मैं अगला फॉर्मूला पिकअप करूंगा। ये फॉर्मूला
काफ़ी कॉमन है 1 या 2 नंबर के न्यूमेरिकल के लिए। 10 चेंज इन रजिस्टिविटी डेल्टा रो पर लिख रहा हूं मैं इसको, ये 2 चीजों पर डिपेंड करेगी। एक तो रो आई इनिशियल रजिस्टिविटी और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर। अब आपकी इच्छा है, कुछ जगह से डेल्टा कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, कुछ जगह स्मॉल टी ले लेते हैं, कुछ जगह थीटा ले लेते हैं, कुछ जगह के ले लेते हैं। आप जो भी सिंबल चूज करें, बस ध्यान रखना आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। हर बुक में टेम्परेचर डिफरेंस का सिंबल बदलते रहता है। तो डेल्टा रो का मतलब कितना हो गया, रो फाइनल माइनस रो इनिशियल। मैं यदि यहाँ इसको हटाऊं, इक्वल का साइन लगाऊं, बाकी टर्म तो ऐसे ही रहेंगे। तो हम कोफिशिएंट लेते हैं अल्फा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, यहाँ पे अल्फा है, जरा ध्यान देना। अल्फा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अल्फा नाम क्या है इसका, सबको पता है वैसे तो। अल्फा इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब यहां से यदि मैं रो आई इधर ले जाऊं, तो हमारा टर्म ये हो जाएगा, इसमें से रो आई कॉमन ले दूं तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये मेरा रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला हो गया। अब बेटा यहाँ ध्यान देना, मैंने फाइनल और इनिशियल के टर्म में लिखा है ये बात को। हो सकता है कहीं रो टू रो वन लिखा हो, कहीं रो नॉट लिखा हो, ये सब चलते रहेगा। आपको अपने मन में क्लियर करके रखना है। नाउ इसी फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में। कैसे, मल्टीप्लाइंग both sides by L by A। रो फाइनल L by A इक्वल टू L by A रो इनिशियल, और ये 1 प्लस अल्फा टी ऐसी रहेगा। अब इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइनल R इक्वल टू रो L by A, ऐसी है रेजिस्टेंस इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हम देख सकते हैं रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों का ही फॉर्मूला एक ही पैटर्न पे है, और इस पैटर्न के बेसिस पर हमें आगे कुछ चीजें सॉल्व करनी होंगी, क्वेश्चंस हमें आसानी से मिलेंगे। एक बार जरा इस पर रिलुक करो, मुझे बताओ कोई बात समझ में नहीं आई तो मैं उसको डिस्कस कराऊं। कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर increases to 114 ohm from 100 ohm when its temperature increases from 27 degrees Celsius to 127 degree Celsius. Calculate its temperature coefficient.
कैलकुलेट इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, ये दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस है और कौन सा रेजिस्टेंस मेरा फाइनल रेजिस्टेंस है। तो जरा गौर से इसको जरा समझने की कोशिश करो, आइडिया लगाओ कि कौन से रेजिस्टेंस को हम इनिशियल कह सकते हैं, 100 या 114? 100। तो लैंग्वेज पे गौर से करें। 100 सर। हाँ, इंक्रीजेस टू 114 फ्रॉम, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम वाला क्या हो गया, इनिशियल, और 114 क्या हो गया, फाइनल। ऐसी टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, ये क्लियरली लिखा है। तो भाई इनिशियल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर T2 कह दूं या TF कह दें, कोई भी नाम, 127। मुझे चाहिए क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 127 माइनस 27 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस फॉर्मूले में हम इस कंडीशन को अप्लाई कर दें। एज RF इक्वल टू RI 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो इसको चेंज करेंगे, मुझे निकालना है अल्फा, तो RI नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बचेगा, तो -1 इधर आ गया, और डेल्टा टी फिर इस पूरे के नीचे आ जाएगा, तो मेरा बनेगा अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू RF 114 अपॉन 100 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया 1.14 माइनस 1, तो 0.14 अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा, 1.4 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये नीचे से 10⁻² हो गया, एक हमने इधर से और एडजस्ट कर दिया 10⁻³। ये मैंने रैंडम वैल्यूज ली हैं, इसलिए एक रैंडम सा रिजल्ट है, लेकिन ध्यान देना 10⁻³ -4 -5 इस पावर में ही रियल में होते हैं डिफरेंसेस। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से ट्राई करेंगे, सेम मैनर में रजिस्टिविटी के लिए भी होगा। ठीक है, तो जब रजिस्टिविटी का क्वेश्चन सामने आएगा आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं उसको भी। इज दैट क्लियर? कोई छोटा मोटा डाउट, कोई बात पूछनी है? चलिए, छोटा सा क्वेश्चन सीरीज रेजिस्टेंस के लिए आपसे बात कर रहा था शुरू में, उस पर लेता हूँ। बड़ा सिंपल है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार लिया गया हुआ है पहले। आपको मैं कह रहा था एक न्यूमेरिकल बताता हूँ, ये जरूरी बात थी, पूरी हो गई। इस सेट ऑफ n रजिस्टर्स, रजिस्टर एक्चुअल ना ध्यान रखना, रजिस्टर और रेजिस्टेंस ये दो वर्ड आते हैं। डिवाइस जो है हमारी, उसका नाम होता है रजिस्टर और उसकी वैल्यू का नाम होता है रेजिस्टेंस, बट दोनों हम एक ही सेंस में ले लेते हैं। इस सेट ऑफ n रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए मैं दोनों वर्ड यहां ले रहा हूं R, यानी वैल्यू कहलाती है रेजिस्टेंस। ईच ऑफ रेजिस्टेंस R, इनको हम पहले कनेक्ट करेंगे सीरीज में और फिर कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। ठीक है, तो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज गिव्स ए वैल्यू x, यानी इसका जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, x। एंड व्हेन
they are connected in parallel, their net resistance is y। तो उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू y होती है। तो हमसे पूछ लेगा कि भाई फाइंड x इंटू वाई, ये हमसे पूछ रहा है। ऐसे और भी बहुत सी चीजें पूछी जा सकती हैं, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अभी इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, उसकी लैंग्वेज बदल देंगे, क्वेश्चन रहेगा यही, तरीका अलग हो जाएगा। अब यहाँ कहा क्या है उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करें। कहा है कि व्हेन n resistors are connected in series, then r plus r shown कितने टाइम्स, n टाइम्स। मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ क्योंकि आर 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 कितनी बार लिखूं मैं। तो ये कितना हो गया x, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, गिव्स ए वैल्यू x। तो जब इन आर आर को हम बार बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा एन आर एक्स। तो हमें एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारी। अब ऐसे ही इनको पैरेलल में लें, उसमें वैल्यू दे रहा है y, when these resistors are connected in parallel, their net resistance y is given by 1/r प्लस 1/r, 1 में करते हैं और ये कितने टाइम्स होगा, अगेन n टाइम्स, और दिस इज इक्वल टू 1/y। तो यानी कि n/r इक्वल टू y। मैंने इन दोनों को ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझसे पूछा गया फाइंड वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू वाई निकलना है। x की वैल्यू एन आर, वाई की वैल्यू n/r। ओ ओ ओ सॉरी, उल्टा हो गया है, ये 1/y की थी, तो y की वैल्यू r/n हो जाएगी, r/n। x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू एन आर और y की वैल्यू r/n। तो n कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया r²। दैट इज अवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के मैं एक अलग स्टाइल में कर रहा हूं। ये एक दूसरी स्टाइल है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाते रहेगा। ए रेजिस्टेंस, अब आपको जरा समझने में आसानी रहे तो मैं इसलिए एन आर एक्स और वाई सेम टर्म ले रहा हूं, मैं ध्यान देना, डिफरेंस समझ लेना बाद में भी इस पे गौर करके कि ये कैसे है। ए रेजिस्टेंस एक्स इज इक्वली कट इनटू n pieces along its length। हमने क्या कहा, एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी है x, उसको इक्वली कट करा n टुकड़ों में along its length। these, क्योंकि मैं आर ही ले ले रहा हूं, बाद में एक्स और वाई की बात कर लूंगा, मेरा दिमाग भी सेट नहीं हो रहा।
एक रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू एन पीसेस, ठीक है। व्हेन these pieces are number one in series to give value RS and number two in parallel to give value RP। फाइंड, हम इससे रिलेटेड कुछ भी फाइंड करने के लिए पूछ सकते हैं। माना इस क्वेश्चन को मैं पहले की तरह ही ले रहा हूं, तो आर एस इंटू आर पी मुझे कहा गया कि ये निकालो। चलो फटाफट करते हैं, टाइम की भी अपनी लिमिटेशन है। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं मान के चलूं ये मेरा वायर है, इसको मैंने ऐसे कट कर दिया एन पीस में, इसकी टोटल वैल्यू आर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं जब वापस सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो ऐसे ही बन जाएगा, तो सेम वैल्यू देगा। व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज देन हमारा क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यू दे रहे हैं, आर एस। तो आर एस किसके इक्वल हो जाएगी, आर के। हम इसको थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एन, क्योंकि जब टोटल रेजिस्टेंस आर था उसको एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर पार्ट का आर बाई एन हो जाएगा। तो इस चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, आर एस इक्वल टू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। ये कितने टाइम्स होगा, एन टाइम्स होगा। तो एन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये भी एक लिखने का तरीका होगी। व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल तब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्मॉल आर प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर, ये एन टाइम्स हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, आर पी दे रखी है, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर पी। तो एन अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर पी। तो यहां से आर पी कितना हो जाएगा, स्मॉल आर अपॉन एन, और इसको हम कैपिटल आर अपॉन एन लिख दें। तो 1 अपॉन एन अलग कर दिया, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर अपॉन एन, तो ये आर अपॉन एन स्क्वायर हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, आर एस इंटू आर पी, 10 आर एस इंटू आर पी। आर एस की वैल्यू कैपिटल आर, आर की वैल्यू आर अपॉन एन स्क्वायर, यानी ये आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो गई। हम आर अपॉन एन को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और इस फॉर्मूले के हिसाब से देखना चाहें तो स्मॉल आर होता है, तो दिस कैन आल्सो बी स्मॉल आर स्क्वायर। तो जिस भी फॉर्मेट में हमसे पूछा जाएगा हम उसी फॉर्मेट में इसको कर सकते हैं।